हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल केमिकल साइंस विला पर। आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आपने आज 3 मार्च है, आपने अपनी रिवीजन अच्छे से कर लिया होगा। फिर भी मैं आपके लिए ये एक कंप्लीट सेशन लेकर आया हूँ जिसमें ऑल केमिस्ट्री का हम रिवीजन करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये मास्टरमाइंड है। इस मास्टरमाइंड को फोकस करते हुए हम आज रिवीजन करेंगे। ध्यान से देखिएगा। पहला चैप्टर है आपका सॉलिड स्टेट। क्या है? सॉलिड स्टेट है। क्या है? सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट में आप पहला यूनिट क्या है? सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट जो कि एग्जाम में 5 मार्क्स का आ ही रहा है। अब ये जो 5 मार्क्स का आ रहा है इसका 2 तो क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, एक आएगा बहुविकल्पीय। ठीक है, तो 2-2 नंबर के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो बहुविकल्पीय आएगा उसकी बात कर लें। देखिए यूनिट सेल होता है। क्या होता है? यूनिट सेल। एकक कोष्ठ का, एकक कोष्ठ का निकालने के कल हमने कुछ सवालों की चर्चा की थी। ठीक है, यदि आपने नहीं देखे तो देख लेना पहले उनको। यूनिट सेल, जैसे कोई क्रिस्टल जालक है, ये वाला क्रिस्टल जालक है मान लीजिए, और क्रिस्टल जालक की ये क्यूबिक यूनिट सेल है। मान लीजिए ये यूनिट सेल, कई यूनिट सेल मिलकर एक क्रिस्टल जालक का निर्माण करती हैं, तो ये ही है यूनिट सेल। जैसे मैं बड़ा सा बना लूँ इसको, एक देखिए ध्यान से, आपको केवल देखना है। देखिए ये आपको क्रिस्टल जालक दिखाई दे रहा होगा, और इस क्रिस्टल जालक में ध्यान से देखेंगे, तो यूनिटें दिखाई देंगी। ये सी यूनिटें, जैसे मैं मान लूँ यहां से देखूं, देखिए ये एक यूनिट निकल आई, ये एक यूनिट है। इसी के जस्ट नीचे दूसरी यूनिट की बात कर लेंगे हम। देखो ये दूसरी यूनिट, ये दूसरी यूनिट है। तो ये यूनिट हैं, ऐसे यूनिट इसमें मिली हुई हैं 8। ठीक है, तो ये क्रिस्टल लेटेक्स है, और इसकी क्रिस्टल लेटेक्स की ये यूनिट है, इसको कहते हैं एकक कोष्ठ का। इकाई कोष्ठ जो कोष्ठिका है वो 3 प्रकार की होती हैं, SCC, BCC और FCC। मेनली SCC सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, BCC बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, FCC फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको हम बना के देख लेते हैं। केवल आपको देखना है, कहीं लिखना नहीं है। देखिए SCC की बनाएं, देखिए ये SCC है। अगर एग्जाम में पूछे कि SCC की यूनिट सेल बनाइए तो बना सकते हैं। SCC के प्रत्येक कोने पर एक एक परमाणु है, यानी 8 कॉर्नर हैं और 8 कॉर्नर पर 8 परमाणु उपस्थित हैं। ठीक है, तो चालक बिंदु टोटल पूछे यहाँ पर, तो चालक बिंदु कितने? 8 हैं। ठीक है, कंट्रीब्यूशन पूछे तो 8 × 1/8 बराबर 1 आ जाएगा, यानी Z का मान SCC के लिए क्या होगा? 1 होगा। Z का मान SCC के लिए क्या होगा? 1 होगा। इस तरीके से BCC देखें हम। BCC की फुल फॉर्म है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको बना के देख लेते हैं। तो कॉर्नर के साथ साथ इसमें एक परमाणु सेंटर में, केंद्र में उपस्थित होता है। ये कॉर्नर पर है 8 परमाणु, इसके साथ सेंटर में है। तो कुल जालक बिंदु की बात करें, कुल जालक बिंदु यहां हो जाएंगे 8 तो कॉर्नर पर हैं और एक सेंटर में है, टोटल हो गए 9। ठीक है, कंट्रीब्यूशन की बात करें, यानी
जेड का मान अगर निकालें तो आ जाएगा, देखिए 8 परमाणु हैं, इनका कंडीशन 1/8 का है, तो यहाँ से 1 आ जाएगा, और एक जो परमाणु है 1/1 का है, तो यहाँ से जेड का मान आ जाएगा 2। बीसीसी के लिए जेड का मान 2। कुल जालक बिंदु 9 है। ठीक है, एफसीसी की बात करें, एफसीसी देखिए आप कॉर्नर पर हैं 8 परमाणु, कॉर्नर पर हैं 8 परमाणु, और इनके साथ साथ प्रत्येक फलक पर हैं, प्रत्येक फलक पर हैं 6 फलक हैं क्यूबिक यूनिट सेल के। तो यहाँ पर टोटल जालक बिंदु की बात करें तो 8 कॉर्नर पर और 6 फलक पर, टोटल हो गए 14। कंट्रीब्यूशन यानी जेड का मान निकालने की बात करें तो 8 परमाणु इनका 1/8 का है, और ये आधे का कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो 8 × 1/8 प्लस 6 × 1/2, तो जेड का मान यहाँ से 4 आ जाएगा। तो आपने अभी जाना कि एससीसी के लिए जेड का मान क्या हो जाएगा 1, बीसीसी के लिए जेड का मान 2, और एफसीसी के लिए जेड का मान 4। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए क्रिस्टल सिस्टम 7 प्रकार के होते हैं, और पैरामीटर की बात, कभी कभी पैरामीटर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यूनिट सेल के पैरामीटर, यूनिट सेल के पैरामीटर, तो यूनिट सेल आप बना लो, ये यूनिट सेल है भाई, देखो ध्यान से, बड़ा आसान है, बन गई यूनिट सेल। ये देख रहे हैं, ये एज है, ये भी एज है, ये भी एज है, तो एज जो है ए बी सी, यानी एज लेंथ की बात करें, एज लेंथ क्या है, ए बी सी, ये बराबर भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं। बॉन्ड एंगल की बात करें, एज लेंथ के बीच का बॉन्ड एंगल अल्फा, बीटा और गामा। तो बॉन्ड एंगल की बात करें, बॉन्ड एंगल अल्फा बीटा गामा। तो मेनली यूनिट सेल के जो पैरामीटर हैं वो 6 हैं। कौन कौन से, ए बी सी एज लेंथ और अल्फा बीटा गामा बॉन्ड एंगल, ये यूनिट सेल के 6 पैरामीटर हैं। लिखने को आप ये भी बता सकते हैं कि कितने फेसेस हैं, कितने कोने हैं। तो इसमें आप देखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो 8 कोने हैं, किनारों की संख्या 12 है। ठीक है, और फलक कहें तो फलक 6 हैं। तो ये हैं यूनिट सेल के पैरामीटर, इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद मैं बताऊं आपको, जो क्रिस्टल सिस्टम होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, क्रिस्टल यानी कहें टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, तो ये होते हैं 7 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 7। इनसे ऑप्शनल क्वेश्चन बनता है। कैसा बनता है, ऑप्शनल। तो मैं आपको एक टेबल के वहां थी इसको बता रहा हूं। टेबल है बड़ी आसान, ज़्यादा कुछ नहीं है, मुश्किल से 1 मिनट का टेबल है। इसको आप देखिएगा ध्यान से, देखिए टाइप ऑफ यूनिट सेल में भी कह सकते हैं इसको। देखिए सिस्टम में लिख ले रहा हूं यहाँ, सिस्टम क्या होगा, कटोरा HMT, ध्यान रखना है, कटोरा HMT 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सी से कटोरा मतलब यहाँ क्यूबिक, यहाँ मतलब टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ये ट्राइक्लिनिक। ये 7 क्रिस्टल सिस्टम हैं। देखिए इसके लिए याद है आपको क्या करना है, एज लेंथ याद करनी है आपको। एक तो एग्जाम में पूछा जाता है एज लेंथ, बॉन्ड एंगल याद करना है, बॉन्ड एंगल। और अगर आपको ज़्यादा याद करना है तो एग्जाम्पल याद कर सकते हो। एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ गया है एक बार, 2022 में आया पिछले साल ही। ठीक है, देखो ध्यान से, क्यूबिक। तो मैं एज लेंथ को पहले एक जैसा लिख देता हूं,
ए बराबर बी बराबर सी, ए बराबर बी बराबर सी, ए बराबर बी बराबर सी, सबको ऐसे लिख देता हूं मैं अभी इक्वल लिख रहा हूं, अभी बताऊंगा आपको कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा। लिख दिया मैंने। अब आपको करना क्या है, आपको एक ये वाली छोड़नी है, एक काटनी है, ये वाली काट दी, दोनों काट दी, आपने दोनों काट दी। अब इसको छोड़ देना है, फिर एक काट दी, फिर दोनों काट दी, फिर दोनों काट दी। अब ये हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम सवाल लगाएंगे, अभी आपको दिखाएंगे। देखिए ध्यान से, बॉन्ड एंगल इन तीनों के तो सेम है, 90 अंश के बराबर है। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा 90 अंश, तीन अल्फा बीटा गामा 90 अंश, अल्फा बीटा गामा 90 अंश, अल्फा बीटा गामा नॉट 90 अंश। ये आपको ध्यान रखना, नॉट 90 अंश। चार के हो गए। अब ध्यान दो, देखिए पांचवें का अल्फा बराबर गामा, अल्फा बराबर गामा, अल्फा अल्फा बीटा 90 अंश, नॉट यानी 90 अंश है हेक्सागोनल में, 90 अंश, और गामा आपका है यहाँ पर 120 अंश, किसका, हेक्सागोनल का। इसके बाद मोनोक्लिनिक में अल्फा गामा 90 अंश और बीटा नॉट 90 अंश, नॉट 90 अंश किसका है बेटा, मोनोक्लिनिक का। इसका देख लेते हैं, अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल 90 अंश। ये ध्यान रखना है आपको। एग्जाम्पल की बात कर लें, जैसा कि पिछले 2022 में पूछा गया था कि षटकोणीय आद्य क्रिस्टल का उदाहरण है, षटकोणीय आद्य क्रिस्टल का उदाहरण है, तो CDS था। हेक्सागोनल का जो एग्जाम्पल है यहाँ पर वो CDS है। कुछ याद करने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे क्यूबिक का देखो Cu, NaCl, KCl, एलम, जितने भी फिटकरियां हैं सब क्यूबिक के उदाहरण हैं। डायमंड, दिख नहीं रहा, वो दिख जाएगा, मैं बोल रहा हूं, सुनो ध्यान से। Cu, NaCl, KCl, एलम, डायमंड और जिंक ब्लेंड ZNS, ये उदाहरण है क्यूब के, ठीक है। टेट्रागोनल के उदाहरण में बोलता हूं, देखिए व्हाइट टिन, SnO2, TiO2 और CaSO4। इसके बाद ऑर्थोरोम्बिक के उदाहरण में बोलता हूं, आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा, KNO3, K2SO4, BaSO4, PbCO3। रोम्बोहेड्रल का मैं उदाहरण बोलता हूं, NaNO3, ICl, AS, SB, Bi, कैल्साइट, कैल्साइट मतलब CaCO3। हेक्सागोनल का उदाहरण मैं बोलता हूं, HgS यानी सिनेबार, मरकरी का जो अयस्क है, IS यानी बर्फ, PbI2, ग्रेफाइट, Mg, Zn, Cd, ZnO, CdS, AgI, ये हेक्सागोनल के उदाहरण हैं। मोनोक्लिनिक के उदाहरण सुनो, Na2SO4 इंटू 10H2O, PbCrO4 और मोनोक्लिनिक सल्फर। ट्राइक्लिनिक के उदाहरण सुनो, CuSO4 इंटू 5H2O, K2Cr2O7 और H3BO3, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। ऑर्थोरोम्बिक में रोम्बिक सल्फर आता है, रोम्बिक सल्फर भी आता है ऑर्थोरोम्बिक का उदाहरण, ये आपको ध्यान रखना है। कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन देखो, एक क्रिस्टल तंत्र में A बराबर B, एक क्रिस्टल तंत्र में A बराबर B बराबर C। क्वेश्चन नंबर देखो मास्टरमाइंड में आप देख सकते हैं, मास्टरमाइंड में 8वां क्वेश्चन दे रखा है, सॉरी 10वां। एक क्रिस्टल तंत्र में A बराबर B बराबर C और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा नॉट 90 अंश, यह तंत्र है। ये कह रहा है A बराबर B बराबर C है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा नॉट 90 अंश, यानी चौथा फॉलो हो रहा है, यानी रोम्बोहेड्रल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
और देखिए मैं कह रहा था उदाहरण से जो क्वेश्चन आया वो है तीसरा क्वेश्चन मास्टरमाइंड का, षटकोणीय आद्य क्रिस्टल का उदाहरण है CDS NaCl Cu KNO3। तो CDS मैंने अभी बताया था, CDS हेक्सागोनल का है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं, ठीक। देखिए सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल की संरचना है। सोडियम क्लोराइड कल भी चर्चा की थी मैंने जब यूनिट सेल बता रहा था। तो सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना FCC होती है। मैंने बताया कि जो S ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो सब जो क्रिस्टल बनाएंगे केवल एलिमेंट अकेले तो BCC बनाएंगे, अन्यथा वो किसी के साथ मिलकर यौगिक बना रहे हैं तो FCC बनाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इससे 1 नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना है, इसलिए मैंने इसकी चर्चा कर दी। अब देखिए ध्यान से, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए भाई पैकिंग इफिशिएंसी, संकुलन क्षमता की चर्चा कर लेते हैं हम। संकुलन क्षमता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता जिसको फाई से शो करते हैं भाई, फाई से शो करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पूरा डेरिवेशन तो नहीं निकल पाऊंगा, डेरिवेशन निकालने को आए तो आप अगर नहीं आता है तो मेरे चैनल पे पहले से ही पढ़ा हुआ है, उसे देख सकते हैं। देखिए ध्यान से, SCC के लिए आपने पढ़ा Z बराबर 1 मान, BCC के लिए आपने पढ़ा Z बराबर 2 और FCC के लिए पढ़ा Z बराबर 4। ये आपने अभी पढ़ा था, ठीक है। अब SCC के लिए 1 है Z का मान, BCC के लिए 2 है, FCC के लिए 4 है। अगर इसके लिए 2R की वैल्यू आए, 2R डिस्टेंस अप्रोच, 2R की वैल्यू आए तो A हो जाएगा A, 2R बराबर A। A मतलब यहां पर एज लेंथ है, ठीक है। अगर यहां 2R निकाला जाए तो ये हो जाएगा, यहां पर जो 2R निकालेंगे तो ये हो जाएगा A, यानी हम कर दें यहां पर √2 √3 इंटू A/2, ये हो जाएगा। अगर इसके लिए निकालें तो 2R बराबर हो जाएगा √2 इंटू A/2। यहीं से R देखें, R अगर R देखना चाहें तो R बराबर हो जाएगा A/2, और यहीं से R देखें तो R बराबर हो जाएगा √3 इंटू A/4, और यहाँ से R हो जाएगा √2 A/4, ये हो जाएगा। FCC के लिए √2 आएगा, BCC के लिए √3 आएगा, ठीक है। अगर पैकिंग इफिशिएंसी की बात करें इसके लिए 52.34% आएगा, इसके लिए 68% आएगा फाई का मान, इसके लिए आपका आएगा 74%। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ऑप्शन पूछ लिया गया था क्वेश्चन नंबर 12 में, FCC एक सेल के कोर की लंबाई A और उसके परमाणु की त्रिज्या R में संबंध है। FCC के लिए पूछा था, उसने कहा कि लंबाई A और उसके परमाणु त्रिज्या R में संबंध है। संबंध कौन सा सही हो जाएगा? देखो ऑप्शन दे रखे हैं, A दे रखा, B दे रखा, C दे रखा, D दे रखा। A ऑप्शन में क्या है? √3A × 4, तो ये तो है नहीं, ये तो BCC का है। B ऑप्शन में है √2/4 × A, √2/4 × A, ये सही है आपका, ठीक है। यानी इसमें ऑप्शन नंबर B सही है। इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, निम्नलिखित में से किसमें प्रति एक कोष्ठ का परमाणु की कुल संख्या 2 होती है? भाई कुल परमाणु संख्या 2 किस में होती है? BCC में होती है। SCC में कुल परमाणु संख्या 1 होती है और FCC में 4 होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस हिसाब से फलक केंद्रित घनीय के कोष्ठका में 4, अंत केंद्रित घनीय के कोष्ठका में 2, आद्य घनीय के कोष्ठका में 1, सही है। यह आपको ध्यान रखना है। अगर घनत्व निकालने का फॉर्मूला है, घनत्व रो बराबर, तो आपको याद रखना है जमुना, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। आप घनत्व निकाल सकते हैं, ठीक है, आप घनत्व निकाल सकते हैं। ये सॉलिड स्टेट का रहा, उस सॉलिड स्टेट की और बातें हैं, उसके बाद सॉलिड स्टेट खत्म कर रहे हैं और उसके बाद अगले
यूनिट को देखेंगे। सॉलिड स्टेट में देखो आपको कोई डिफेक्ट्स पूछे जाएंगे, डिफेक्ट्स, दोष। उन दोषों में आपको जो मेन दोष देखने हैं वो देखने हैं शॉर्टकी और फ्रैंकल, फ्रैंकल दोष, और दूसरा क्या देखना है, शॉर्टकी दोष, शॉर्टकी दोष। दो प्रकार के दोष हैं। मैं आपको बता दूं इन दोषों में, देखिए जैसे मान लो ये क्रिस्टल है, ये मैं क्रिस्टल बना रहा हूं यहां पर आपके सामने, ये मैंने क्रिस्टल बना दिया, इधर बना दिया, ये क्रिस्टल बना दिया। मैंने कहा यहाँ M प्लस है या X नेगेटिव है, या M प्लस है या X नेगेटिव, M प्लस, X नेगेटिव, M प्लस, X नेगेटिव और M प्लस। ऐसे यहाँ पर M प्लस, X नेगेटिव, M प्लस, X नेगेटिव, M प्लस, X नेगेटिव, M प्लस, X नेगेटिव, M प्लस। डिफरेंट क्या है दोनों में देखना है। फ्रैंकल दोष में कोई भी जो आयन है वो यहाँ से उठ के यहीं आ जाएगा इसके फेस पर, और इसमें क्या हुआ, इक्वली आयन मिस हो जाएंगे, जैसे M प्लस भी हो गया उतना ही X नेगेटिव हो गया। शॉर्टकी में तो इक्वली आयन मिसिंग होंगे और समान साइज के आयन मिस होते हैं। जब यहाँ से ये आयन गायब हो जाएंगे तो इसके घनत्व में कमी आएगी, घनत्व क्या होगा, घटेगा, बाहर में कमी आएगी, बाहर भी कम होगा, ठीक है, बाहर भी कम होगा, ठीक है। और देखिए, और यहाँ वैकेंसी हो जाएगी तो इसको वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं, ठीक है। रिक्त का दोष भी कहते हैं इसी को, रिक्त का दोष भी कहते हैं, ठीक है। इसको देखो ध्यान से, इससे तो उठ के यहाँ पहुँच गया तो रहा तो जालक में ही, तो घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा, घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। इंटरस्टिशियल साइट पर पहुँच गया तो अंतरा आकाशीय दोष इसको कहेंगे, अंतरा आकाशीय दोष। ये वाला जो दोष है वो उच्च कोऑर्डिनेशन नंबर वाले शो करते हैं, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 6 और 8 होता है, 6 और 8 होता है। जिनकी कोऑर्डिनेशन संख्या 6 और 8 होगी वो करेंगे शॉर्टकी दोष, और जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 होगी, 4 और 6 होगी वो करेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट जैसे AGBR है, AGBR की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है तो ये इधर भी शो करेगा और इधर भी शो करेगा, दोनों तरफ शो करेगा AGBR, ठीक है, AGBR दोनों तरफ शो करेगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इतना आप बना सकते हैं, 2 नंबर में आए तो अंतर, ठीक। और देखिए क्रिस्टलीय में अंतर पूछ रहे तो क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। भाई अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, एमोर्फस सॉलिड भी कहे जाते हैं। एमोर्फस का मतलब होता है कोई आकृति ना होना, अक्रिस्टलीय का मतलब क्या, एमोर्फस सॉलिड, कोई आकृति ना होना, जैसे कांच, ठीक है। अब देखिए कांच की बात आई तो कांच की बात सुन लीजिए। कांच में होता है बहने का गुण, क्योंकि कांच को कहा जाता है अतिशीतित द्रव, अतिशीतित द्रव कहा जाता है कांच को। और कांच का फ्लो जो होता है, द्रवों का फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ होता है। तो आपने देखा होगा पुरानी जो इमारतें हैं उनमें जो खिड़कियों पर जो कांच लगा होता है वो नीचे मोटा हो जाता है, ऊपर पतला हो जाता है। यही कारण है कि कांच का में बहने का गुण पाया जाता है, कांच एक अतिशीतित द्रव है। तो इस तरीके से ये हमारा सॉलिड स्टेट खत्म हुआ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, बिलियन 7 नंबर का आने वाला है भाई कल। 2 + 2 + 2 + 1 ये बिलियन आएगा। 1 नंबर का तो बहुविकल्पी आएगा ही आएगा, और 3 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे। क्या क्वेश्चन रहेगा भाई, मेरी बात सुन लो पहले ध्यान से। रिवीजन तो आपको करना है, मैं केवल हिंट्स दे रहा हूं, पूरा रिवीजन एक दिन में नहीं करा सकता मैं। देखिए ध्यान से, फिर भी मैं हिंट्स दे रहा हूं। मोलरता एवं मोललता, इससे एक क्वेश्चन पक्का मानिए 2 नंबर का। मोलरता क्या है भाई,
मोलरता कैपिटल एम क्या है? 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलेयन की मोलरता कहते हैं, N/V लीटर में, ये ध्यान रखिएगा। और N होता है W/M, फॉर्मूला यहां से बन सकता है W/M × V लीटर में। इस फॉर्मूले को लगा दीजिएगा, आपका मोलरता का सवाल हो जाएगा। ठीक, मोलरता क्या है? स्मॉल m। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलेयन की मोलरता कहते हैं। यहाँ n का मान लगाइए W/M × कैपिटल W किलोग्राम में। ठीक है, तो इससे आपका ये हो जाएगा। यूनिट की बात करें तो मोल प्रति लीटर हो जाएगी इसकी यूनिट, मोल प्रति लीटर। यूनिट एग्जाम में साथ लिखिएगा, इतने नंबर कट जाएंगे। इसकी यूनिट हो जाएगी मोल प्रति किलोग्राम, ध्यान रखेंगे। 1-2 नंबर का सवाल यहां से आना ही आना है, हो सकता है 1 नंबर का यहां से बहुविकल्प ही बन जाए। ठीक है, मोलरता हो गई, मोलरता हो गई। अब बात आती है मोल अंश की। मोल अंश, मोल अंश कहें या प्रभाज कहें, जिसे काई से शो करते हैं। ठीक है, काई से शो करते हैं। कितने भी अवयवी कण हो, उनकी जो मोल अंश है वो 1 के बराबर होता है। अगर किसी विलयन में 2 अवयवी कण हैं, x1 और x2, तो 1 होगा मोल अंश, ये ध्यान रखना। सही, मोल अंश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? देखिए, N/N प्लस कैपिटल N, स्मॉल n विलेय के मोलों की संख्या, कैपिटल N विलायक के मोलों की संख्या। मैं कहूँ अगर यहाँ पर स्मॉल, ये मान लीजिए A और B 2 पदार्थों से मिलकर विलेय बना है, तो x A का निकाल रहे हो तो A हो विलेय, A क्या हो? विलेय हो, और ये विलायक हो, तो विलेय के मोलों की संख्या अपॉन टोटल विलयन में उपस्थित विलेय मोलों की संख्या से भाग दे देंगे तो मूल अंश निकल आएगा। ठीक है, तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। जल हमेशा विलायक ही रहेगा, चाहे कम हो। ठीक है, मोल अंश हो गया। मोल अंश के बाद हम बात करते हैं राउल्ट यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म क्या है विलयन के? भाई विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म क्या हैं? जैसे राउल्ट का नियम जानते हैं आप? राउल्ट का नियम 2 रेस्पेक्ट में देखा जाता है। राउल्ट का नियम जो मेनली है, जिससे क्वेश्चन बनने की संभावना है, वो राउल्ट का नियम आपको ये ध्यान रखेंगे, P0 P सॉल्यूशन और P0 बराबर मोल अंश या मोल प्रभाज, ये आप ध्यान रखेंगे। तन विलयनों के लिए इसका मान छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, ये छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा स्मॉल n बटे कैपिटल N। ठीक है, ये विलायक का वाष्पदाब है और ये विलयन का वाष्पदाब है, ध्यान रखना है हमेशा। ये P0 क्या है? विलायक का वाष्पदाब, PS क्या है? विलयन का वाष्पदाब है। ठीक है, इससे आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ये ध्यान रखना आप। राउल्ट का नियम क्या होता है भाई? जो वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन है वो बराबर है मोल अंश के। वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर होता है मोल अंश के, यही राउल्ट का नियम है। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीवी, क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रश्न होता है मोललता के। ऐसे ही हिमांक में अवनमन डेल्टा TF डायरेक्टली प्रश्न होता है मोललता के। मोललता का फॉर्मूला आपको पता ही है, तो डेल्टा टीवी, ये साइन हटाएंगे तो KB आ जाएगा यहाँ पर और M, और यहाँ हटाएंगे तो डेल्टा TF बराबर KF आ जाएगा M मोलरता है, तो डेल्टा टीवी बराबर KB इस तरीके से रख जाएगा किलोग्राम में। यहाँ भी लिख दो डेल्टा TF बराबर KF W/M इंटू कैपिटल W किलोग्राम में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गए दोनों। ये तो हो गया क्वथनांक में उन्नयन निकालने का, ये हिमांक में अवनमन निकालने का हो गया। इस वाले कांस्टेंट की बात करें तो इवैल्यूस्कोपिक कांस्टेंट है ये, इवैल्यूस्कोपिक कांस्टेंट।
इवैल्यूस्कोपिक स्थिरांक, ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक भी कहते हैं इसको। ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, हिमांक में अवनयन स्थिरांक भी इसको कहते हैं। चाहे इस फॉर्मूले से m निकालना हो, चाहे डेल्टा TF निकालना हो, चाहे इस फॉर्मूले से m निकालना हो, W कोई भी निकालना हो, निकाल सकते हैं। यहाँ से 2 नंबर का आना निश्चित है। 2 नंबर पहले बता दिए, मूलन से भी आ सकता है 2 नंबर और इससे भी, ठीक है। देखिए परासरण दाब, परासरण दाब का ध्यान रखना है भाई। परासरण दाब, परासरण दाब, परासरण दाब का आपको ध्यान रखना है। इसे पाई से डिनोट करते हैं। पाई बराबर CST, पाई बराबर क्या कह सकते हैं, CST, है ना, पाई बराबर CST। कैसे बनाइए, देखो PB बराबर nRT होता है। P मतलब वास्तुदाब, इसकी जगह यहाँ पाई मान लिया, पाई B बराबर nRT, और B यहाँ नीचे पहुँच जाएगा तो क्या आ जाएगा, पाई बराबर n/v/RT, ठीक है। R की यहाँ कांस्टेंट S ले लिया, यहाँ R ले लिया। पाई बराबर इसकी जगह ये सांता है CRT, चाहे तो पाई बराबर CRT कहें, चाहे पाई बराबर CST कहें। विलेयता स्थिरांक, विलयन में बात कर रहे हैं तो इसलिए S लिख दिया है हमने। आसानी से यहाँ से कर सकते हैं क्वेश्चन वास्तुदाब में, यानी परासरण दाब से संबंधित। तो ये बात हो गई यहाँ से, ये आपको ध्यान रखनी है। इस तरीके से आपका जो क्या होता है, ये बिलियन यूनिट पूरी होती है। बिलियन के बाद हम आते हैं बेटा, बिलियन के बाद हम आते हैं वैद्युत रसायन में। देखिए भाई वैद्युत रसायन, इसको आप कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका 5 नंबर का आएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा 2 + 2 + 1। 1 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न होगा जो ECS से संबंधित होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मेरी वाली आप कीजिएगा, मेरी वाली करेंगे तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। अब मेरी वाली कहाँ से प्राप्त होगी, जिसको मैंने पढ़ाया उसको तो मिल जाएगी, और जिसको नहीं कहीं से मिल रही वो मेरे YouTube चैनल पर देख लेना, मिल जाएगी आसानी से। देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रोकेमिकल में देखेंगे गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, 2 प्रकार के सेल होती हैं। आपको सेलों को ध्यान रखना है। आपको क्या देखना है, गैल्वेनिक सेल देखना है, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, केमिकल सेल, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। 2 सेल ही मैंने इसमें, यह आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखिए जब इन सेलों को देख लेंगे आप, देखिए ये वाली सेल क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा बनाती है। यानी ये वाली सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है, और ये वाली सेल वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, देखिए ध्यान से। इसके बाद मैं आपको बता दूं, गैल्वेनिक सेल से आप EMF निकालते हैं, EMF ऑफ सेल, EMF ऑफ सेल। EMF ऑफ सेल मतलब, EMF का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वैद्युत वाहक बल, वैद्युत वाहक बल, बी बाबल लिखा होगा आपके पेपर में। अगर 2 सांताएं नहीं दे रखी हैं क्वेश्चन में, 1 सांता दे रखी है, तो आसानी से आप इस वाले फॉर्मूले को लगा सकते हैं। E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ये फॉर्मूले को आप लगा सकते हैं आसानी से। ये फॉर्मूला रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लगता है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी अपचयन विभव के टर्म में ही लगेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। आप ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा के आप EMF ऑफ सेल निकाल सकते हैं। अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो पीछे वीडियो पड़ी हुई है इलेक्ट्रोकेमिकल में, देख सकते हैं, ठीक है। ये वाला
अगर दो सांताएं दे रखी हो तो नर्नेस्ट समीकरण अप्लाई करना पड़ता है भाई। नर्नेस्ट समीकरण, नर्नेस्ट समीकरण क्या है? नर्नेस्ट इक्वेशन। नर्नेस्ट इक्वेशन क्या होता है भाई? नर्नेस्ट इक्वेशन क्या होता है? ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस, देखिए मैं कॉमनली लिख दे रहा हूं 0.059 अपॉन एन लॉग के लिख सकते हैं, ये आप यूज कर सकते हैं। के की जगह आप लिख सकते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। 0.059 वन लिखना चाहें तो वन लिख सकते हैं, 1/n। वैसे होती ये है ई नॉट सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF ln प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये होती है। इसको सॉल्व करके ये लाया जाता है, ठीक है। तो इसको लगा सकते हैं आप जब दो सांताएं दे रखी हैं तब, ठीक है। तो इसकी हेल्प से आप कर सकते हैं। ये जो नर्नेस्ट समीकरण है वो रिड्यूस स्टेट में ही लागू होती है। कौन सी स्टेट में होती है? रिड्यूस स्टेट में लागू होती है, ठीक है। इसके बाद गिब्स मुक्त ऊर्जा यानी डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी नॉट या डेल्टा आर जी नॉट भी लिखा होता है कहीं कहीं, बराबर फॉर्मूला होता है माइनस NF ई नॉट सेल। अगर डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी, मानव गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है तो इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। आपको ई नॉट सेल मान दे रखा होगा, एफ का मान होता है 96,500 कूलम, एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम, ठीक है। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूज रिडॉक्स रिएक्शन, जो रिडॉक्स रिएक्शन है उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है यूज होने वाली वो एन का मान होता है, ठीक है। इससे आप निकाल सकते हैं, इससे आप निकाल सकते हैं। इसके बाद आप जो है चालकत्व सी, चालकत्व सी बराबर आपका होता है 1/r, पता है आपको, रेसिस्टेंस, ठीक है। विशिष्ट चालकता कप्पा से संबंधित कुछ कर सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको बता दूं जो ECS है, ECS में आपको हाइड्रोजन मिलेगा, बीच में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जिसका मान जो होगा 0,0 होगा। हाइड्रोजन से ऊपर वाली जितने भी धातुएं हैं वो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। हाइड्रोजन से ऊपर वाली जितनी भी धातुएं हैं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती हैं, और नीचे वाली धातु अम्लों से क्रिया नहीं करती। ECS में कोई भी धातु अपने से नीचे वाली धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है इजीली, ठीक है, विस्थापित कर देती है। ये आपको ध्यान देना है। इससे क्या कर सकते हैं, कौन सी अभिक्रिया संभव है, कौन सी नहीं है। और मैं बता दूं ECS में सबसे ऊपर जो है उसका मान माइनस में ज़्यादा है, और जिसका मान माइनस में ज़्यादा है उसकी अपचायक क्षमता उतनी ही ज़्यादा है, ठीक है। नीचे पॉजिटिव में मान है तो पॉजिटिव में मान जिसका ज़्यादा उसकी ऑक्सीकारक क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा होगी। मैं आपको इतना बात बता रहा हूँ, ठीक है। अगर पेपर में दे दिया कि ABCD 4 धातु दे रखी हैं, इनके मान दे रखे हैं कि -3, -2, -1, -0.5, कह दे कौन किसकी अपचायक क्षमता ज़्यादा, तो जिसका मान माइनस में ज़्यादा उसकी अपचायक क्षमता ज़्यादा, ऑक्सीकारक क्षमता ज़्यादा, जिसका मान सबसे यानी पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है उसकी ऑक्सीकारक क्षमता ज़्यादा। ये आप ध्यान रखना, अरेंज लगाना है। क्रियाशीलता किसकी ज़्यादा, जिसका नेगेटिव में मान ज़्यादा। अभिक्रियाशीलता किसकी ज़्यादा, जिसका नेगेटिव में मान ज़्यादा। यह आप विशेष ध्यान रखना, नहीं तो सवाल गलत कराएंगे। और इतना सब कुछ सीख गए तो आप आसानी से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी कर पाएंगे। तो मैंने अब तक ये 3 यूनिट आपसे शेयर की, इन 3 यूनिट को आप देखिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट अभी लेके आ रहे हैं आपके सामने।